जी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल पे। इस वीडियो में हम सितंबर माह में पूछे गए विषय रसायन शास्त्र के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इससे पहले इस चैनल पे बाकी सब्जेक्टों के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो सब देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे न्यू है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। साथ ही वह यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वह भी अपने असाइनमेंट के उत्तर अच्छे से अच्छे बना सके। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह सितंबर असाइनमेंट 2 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र। देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न पहला एक अभिकारक के संदर्भ में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। यदि इस अभिक्रिया का सांद्रण पहला दोगुना हो जाए, दूसरा आधा हो जाए, तो इसकी अभिक्रिया दर कैसे प्रभावित होगी। एक अभिक्रिया में सक्रियत संकुलन की भूमिका को आरेख की सहायता से समझाइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पहले का उत्तर पहला का वेग हो जाएगा के सांद्रता घात 2। अतः सांद्रता दोगुनी करने पर वेग के सांद्रता को दोगुनी करने पर कोष्ठक के अंदर 2 गुनी सांद्रता घात 2। वेग हो जाएगा 4 के सांद्रता घात 2 अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगी। इस पर पहले का उत्तर लिखिएगा। दूसरा सांद्रता आधा हो जाए, वेग बराबर हो जाएगा के कोष्ठक के अंदर सांद्रता को आधा करना है तो 1/2 सांद्रता घात 2, तो वेग बराबर हो जाएगा 1/4 के सांद्रता घात 2। अतः अभिक्रिया का वेग 1/4 1/4 हो जाएगा। ये प्रश्न पहले के और पहले और दूसरे का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर पहले के ब का उत्तर। ऊर्जा अवरोध के शिखर पर स्थित उच्चतम ऊर्जा वाले अणु सक्रियत संकुल कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए सक्रियत संकुल का बनना आवश्यक है। अतः कोई अभिक्रिया निम्न पदों द्वारा संपन्न होती है। अभिकारक, सक्रियत संकुल, उत्पाद। मान लो अभिभारत ए और बी है तो सक्रियत संकुल ए और बी दोनों के बीच संबंध ए बी जैसा यहाँ पे चित्र बनाया गया वैसे बना लीजिएगा सेम टू सेम। ऊर्जा आरेख बना लीजिए ऊर्जा की प्रवृत्ति का। ठीक है, इस प्रकार अब इसके नीचे लिख दीजिएगा ये सक्रिय संकुल उच्चतम ऊर्जा अवस्था में होता है। इसकी आयु बहुत कम होती है तथा बनने के बाद वह तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ताप में वृद्धि होने पर सक्रियत ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखने वाले तथा सक्रियत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया का वेग सक्रियन ऊर्जा के बराबर तथा सक्रियत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या समानुपाती होती है। अतः उच्च ताप वाले पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सक्रियत ऊर्जा तथा उससे ताप T1 वाले वक्र में छायांकित भाग लगभग दुगुना होता है। ठीक, ये हो गया प्रश्न पहला के सभी का उत्तर। प्रश्न नंबर दूसरा। नेहा ने अभिक्रिया Rp के लिए सांद्रण R एवं समय के मध्य एक ग्राफ खींचा। इस ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिख रहा है आपको सामने ग्राफ। इस ग्राफ के अनुसार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला अवकल दर समीकरण लिखिए। दूसरा अभिक्रिया की कोटि क्या है। तीसरा वक्र का ढाल क्या है। चौथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। पांचवा अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। प्रश्न दूसरा का पहला। समय के साथ जैसे जैसे अभिक्रियाकों की संख्या सांद्रता घटती है अभिक्रिया वेग घटता जाता है। इसके विपरीत अभिक्रिया वेग सामान्यतः अभिक्रियाकों की सांद्रता में वृद्धि होने से बढ़ता है। अतः अभिक्रिया का वेग अभिक्रियाकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। सामान्य अभिक्रिया RR बराबर से RP पर विचार करें, जिसमें R अभिक्रियक एवं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक वेग अनुक्रमानुपाती R घात x
ठीक, यहाँ घातांक x स्टोकियोमेट्रिक गुणांक r के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। उक्त समीकरण को हम निम्न रूप से लिख सकते हैं, वेग बराबर k r की घात x या माइनस dx बटे dt बराबर k r की घात x को अवकल वेग समीकरण कहते हैं। यहाँ के समानुपातिक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक, इसी का प्रश्न 2 के दूसरे का उत्तर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जो ग्राफ दिया गया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसका ढाल हो जाएगा माइनस के, सांद्रता रैखिक रूप से घटती है। चौथा इसका उत्तर, चौथे का उत्तर दर के आर, के बराबर हो जाएगा दर बटे आर, दर को लिखते हैं dx बटे dt, आर का मान है 1 और इसका मात्रक हो जाएगा k का मात्रक मोल l घात -1 s घात -1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 के 5वें का उत्तर, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। ठीक, जैसे k बराबर हो जाएगा a0 माइनस a बटे t, यहाँ पे ले लीजिएगा t अर्धायु काल बराबर a का आधा 2 के। ठीक, समय t 1/2 तो a बराबर हो जाएगा 1/2a। समीकरण में मान रखने पर k बराबर a0 माइनस 1/2 a t बटे t 1/2, t 1/2 का बराबर हो जाएगा a 1/2 के। जैसे यहाँ पे तीर का निशान लगा के इधर साइड में समझाया हूँ, देखिए a मोल लीटर इनवर्स, जैसा दिख रहा है यहाँ पे वैसे सेम टू सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न तीसरा, गैसों का ठोसों पर अधिशोषण के लिए दाब का प्रभाव बताइए। आर्द्रता नियंत्रण एवं उच्च निर्वात हेतु अधिशोषण के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। प्रश्न तीसरा उत्तर, किसी पदार्थ के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणु को आकर्षित होना तथा उस पर बने रहने की परिघटना को अधिशोषण कहते हैं। दाब का प्रभाव, गैसों के अधिशोषण के दौरान उनका दाब घटता है, अतः ली-साथिल्य के नियमानुसार दाब में वृद्धि करने से अधिशोषण बढ़ता जाता है। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m एवं दाब के मध्य खींचे गए वक्र को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। देखिए, दाब के अधिशोषण पर दाब का प्रभाव इस चित्र में, इस ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही खींचिएगा आप, ऐसे ही ग्राफ बनाइएगा। अधिशोषण के उपयोग, उसे पूछा गया अधिशोषण का उपयोग, पहला उच्च कोटि की निर्वात उत्पन्न करने में, दूसरा नमी दूर करने में। जिस पत्र में निर्वात चाहिए उसे निर्वात पंप से जोड़कर जितनी रिक्तता संभव हो प्राप्त कर ली जाती है। इसके बाद उसे कम ताप पर ठंडा किया जाता है। चारकोल डालते हैं जो पात्र में शेष वायु, नमी, धूल के कणों आदि का अधिशोषण कर लेता है, निर्वात उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, सिलिका जेल, एल्यूमिना जैसे कुछ यौगिकों में जल वाष्प को अधिशोषित करने का गुण होता है, अतः इसका उपयोग वातावरण की नमी दूर करने में तथा आर्द्रता के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर। देखते हैं, चलिए प्रश्न नंबर चौथा, निम्न को उदाहरण से ही समझाइए। पहला एरोसॉल, दूसरा हाइड्रोसॉल, चौथा चौथे का ब है, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे। पहला, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइड साल में से गमन करता है। दूसरा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड साल में सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। तीसरा, कोलाइडी साल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं सभी का बारी बारी से। चौथे के पहले का उत्तर है एरोसॉल। एरोसॉल किसे कहते हैं? वे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त माध्यम द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो उसे एरोसॉल कहते हैं।
इसका उदाहरण है बादल, कोहरा आदि। बादल और कोहरा एरोसॉल के उदाहरण हैं। हाइड्रोसॉल वे कोलाइडिसॉल जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है जिसमें ठोस के कण परिक्षिप्त रहते हैं। उदाहरण स्टार्च और सॉल। ठीक, हाइड्रोसॉल का उदाहरण है स्टार्च और सॉल। प्रश्न नंबर 4 के ब का उत्तर है। ब का उत्तर का पहला, जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजारी जाती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जाता है। इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसे किरण का पथ प्रकाशित होता है। दूसरा, जब सोडियम क्लोराइड को फेरिक NaCl को फेरिक ऑक्साइड में मिलाया जाता है तो यह देखा जाता है सोडियम प्लस तथा क्लोरीन माइनस आयन फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट के कण P धनात्मक आवेशित होते हैं। इस प्रकार वे Cl माइनस ऋणात्मक आवेश की उपस्थिति में जमा हो जाते हैं। ठीक। तीसरा, कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं और वहां आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हो गया पहला, दूसरा, तीसरा का उत्तर। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके अगले वीडियो में अगले आपके विषय का वीडियो देखेंगे।